हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ का 10th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 79 टॉपिक हम प्रीवियस 9 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे बायोगैस डाइजेस्टेड के बारे में, देन हम जानेंगे परैया कम्युनिटी के बारे में, एक डिसीज लेप्रोसी के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स यानी कि AMASR एक्ट 1958 के बारे में, साथ ही साथ समान बर्ड सेंचुरी के बारे में चर्चा करेंगे और मराइन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क किससे संबंधित है चर्चा करेंगे इसके बारे में। अभी थॉवर्ड ग्लेशियर्स, जिसको डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है, भी चर्चा में रहा, तो जानेंगे इसके बारे में। एक स्पीसीज पेंगोलिन के बारे में चर्चा करेंगे और री एम 2023 किससे संबंधित है जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका बायोगैस डाइजेस्टेड से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो बायोगैस है ये मेनली कंप्राइज करती है गैसेस, जिसमें 50 to 65% मीथेन होती है, 35 to 44% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, 1 to 2.5% इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड्स और कुछ ट्रेसेस इसमें मॉइस्चर्स के भी होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जब बायोगैस का इसमें प्रोडक्शन किया जाता है तो इसमें 2 प्रोडक्ट इसमें ऑब्टेन किए जाते हैं, एक होता है बायोगैस और दूसरा होता है डाइजेस्टेड। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जब इसको इनिशियल जो इनपुट जो फीड स्टॉक का जो डाइजेस्टेड का जो अमाउंट होता है वह 50% होता है इसके वेट से। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो बायोगैस है इसमें जो गैसेस होती हैं 50 से 65% इसमें मीथेन, 35 to 44% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ 1 to 2.5% इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और कुछ ट्रेसेस इसमें मॉइस्चर्स के भी होते हैं। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जब बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है तो इसमें 2 कंपाउंड निकलते हैं, एक बायोगैस और दूसरा होता है डाइजेस्टेड। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो डाइजेस्टेड का जो अमाउंट होता है, जो इनपुट जिसमें जो दिया जाता है उसका 50% नहीं बल्कि 20% होता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A1 and 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो बायोगैस जो डाइजेस्टेड है एक हाई वैल्यू बाय प्रोडक्ट है बायोगैस प्लांट का, जिसके ऊपर अटेंशन देने की और ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हम बात करें बायोगैस का जब प्रोडक्शन किया जाता है तो इसमें 2 प्रोडक्ट इसमें मेनली होते हैं, एक फर्स्ट होता है बायोगैस और सेकंड होता है डाइजेस्टेड। अगर हम बात करें जिसकी हम बात कर चुके हैं बायोगैस के बारे में, जिसमें 50 to 65% मीथेन, 35 to 44% कार्बन डाइऑक्साइड और 1 to 2.5% इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और कुछ ट्रेसेस मॉइस्चर के भी इसमें होते हैं। इसके अलावा जो डाइजेस्टेड होता है 80% तो इसमें बायोगैस होती है, जबकि 20% इसमें डाइजेस्टेड के रूप में निकलता है। इसके अलावा जो डाइजेस्टेड होता है एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है ये काफ़ी रिच होता है, जो कि सॉइल को रिवाइटलाइज कर सकता है। इसके अलावा अगर हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो जो डाइजेस्टेड होता है माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से वे एक तरीके से जो भी प्लांट को आवश्यकता होती है तो उस तरीके के माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो अभी हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं जिसके कारण से सॉइल की जो क्वालिटी है ओवर द टाइम जो लगातार गिरती जा रही है, तो उसका की जगह हम डाइजेस्टेड का यूज करेंगे तो उस सॉइल की जो डिग्रेडेशन हो रही है उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा इसके यूज होने के बावजूद भी इसके पीछे कारण क्या है कि जो इसका यूज नहीं किया जा रहा है। तो जो डाइजेस्टेड है अंडर यूटिलाइज है, क्योंकि इसके लिए कोई रेगुलेटरी गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ इसका फिक्स जो प्रोक्योरमेंट जो प्राइस होनी चाहिए उसकी अनुपस्थिति है। साथ ही साथ इसमें जो पुअर मार्केटेबिलिटी है और जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं इसको नहीं लेती हैं। इसके अलावा अगर हम इसके पोटेंशियल के बारे में बात करें तो जो पोटेंशियल है इसका जनरेट कर सकता है 62 मिलियन जो मीट्रिक टन ऑफ द कंप्रेस्ड बायोगैस को। साथ ही साथ ये 370 जो मिलियन मीट्रिक टन्स है बायोमैन्योर्स का, तो उसको भी एक तरीके से उसके लिए एक वेरियस फीड स्टॉक के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। तो ये हमने बात की बायोगैस डाइजेस्टेड के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परैया कम्युनिटी से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो परैया कम्युनिटी है जो 75 जो PBTGs हैं कंट्री के अंतर्गत, तो उसमें से ये एक है और ये उड़ीसा की है।
सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ट्रेडिशनली इनका जो मेन सोर्स था इनके जीने के लिए, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन और हंटिंग गैदरिंग ये किया करते थे। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो परैया जो कम्युनिटी है, सबसे पहले तो ये उड़ीसा की नहीं बल्कि झारखंड की एक कम्युनिटी है। और जो पीबीटीजी जो पूरे देश भर में 75 पीबीटीजीज हैं उनमें से ये एक है। तो ये झारखंड में है, इसलिए ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ट्रेडिशनली इनका जो मेन सोर्स था इनके जीने के लिए, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन और हंटिंग गैदरिंग का ये काम किया करते थे। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रही। जो परैया जो झारखंड की है, ये एक तरीके से हिस्ट्री है उसकी एक्सप्लॉयटेशन की, साथ ही साथ इससे भेदभाव करने की जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के द्वारा, इसका इतना रिच कल्चर और हेरिटेज होने के बावजूद भी। अगर हम बात करें परैया कम्युनिटी जो झारखंड की है उसकी अगर हम बात करें, तो ये झारखंड की एक कम्युनिटी है जो कि पूरे देश भर में जो 75 जो पीबीटीजीज हैं, यानी कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उसमें से ये एक है। इसके अलावा जो पीबीटीजीज अगर हम बात करें, तो जो पीबीटीजीज होती हैं मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं ट्राइबल्स के बीच में ही। साथ ही साथ ये एक तरीके से आइसोलेटेड रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं और जो डिफ़िकल्टी एरियाज में इनको रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा झारखंड में अगर हम बात करें, तो झारखंड के अंतर्गत 9 पीबीटीजीज हैं, जिसमें से एक है असुर, दूसरी है बिरहोर, बिरिजिया, हिल खैरिया, साथ ही साथ कोरबा, माल पहाड़िया, साथ ही साथ सोरिया पहाड़िया और साबर इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, तो इनके जो मेन सोर्स थे पहाड़िया कम्युनिटी के, वे शिफ्टिंग कल्टीवेशन और हंटिंग गैदरिंग का काम किया करते थे फॉर देयर लिविंग। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ट्राइबल्स हैं जो झारखंड के अंतर्गत लगभग 32 इनहेबिटिंग जो झारखंड के अंतर्गत रहती हैं जो ट्राइबल में, जिसमें से कुछ हंटर हैं जिसके अंतर्गत जो गैदर टाइप के हैं जैसे कि बिरहोर, कोरबा और हिलखैरिया, ये हंटर और हंटर गैदरर हैं। साथ ही साथ कुछ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अपनाते हैं जैसे कि सोरिया और पहाड़िया। और जो सिंपल आर्टिशियंस हैं, यानी कि कुछ आर्टिशन का ये वर्क करते हैं जैसे कि महली, लोहरा, करमाली, चिक, बैराइक, जो इसके अंतर्गत ये झारखंड में स्थित है। इसके अलावा ये जो सेटल्ड जो एग्रीकल्चर्स करते हैं जैसे कि संथाल है, मुंडा है, ओरोन है, हो है, भूमजी है, तो इस तरीके की जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये जो 32 ट्राइबल ग्रुप्स झारखंड के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसमें से जो 9 हैं वे पीबीटीजीज में शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पीबीटीजीज कम्युनिटी के बारे में, तो अगर हम इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें, तो पूरी टोटल पॉपुलेशन में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 8.6% है। इसके अलावा जो पीबीटीजीज बेस्ट ग्रुप होते हैं, जैसे कि आपका जो पूरा ट्राइबल ग्रुप है, तो उसके कारण से होता क्या था कि जो ट्राइबल ग्रुप के लिए सेंट्रल से जो फंड जाता था, तो वह कुछ विशेष ट्राइबल ग्रुप तक ही वह रह जाता था। यानी कि उस फंड का जो मेजर चंक था वह कुछ ही जो ऊपर सीट्स पर जो ट्राइबल ग्रुप में भी जो सीट्स पर थे वही उसका उपयोग कर पाते थे। तो ऐसे में ज़रूरत हुई कि ऐसे कुछ पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं ट्राइबल ग्रुप्स के अंतर्गत ही, तो उनको एक अलग से आइडेंटिफाई किया जाए और उनको एक अलग से फंड उसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाए। तो इसकी जो रिकमेंडेशन दी थी वह 1973 में डेवर कमीशन के द्वारा दी गई थी, जिन्होंने एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को एक तरीके से क्रिएट किया था, जो कि उनको एक तरीके से सेपरेट कैटेगरी में रखा ट्राइबल ग्रुप से, जो कि लेस डेवलप्ड थे एमंग द ट्राइबल ग्रुप। और जो पीबीटीजीज का जो नाम निकल कर आया वह 2006 में जो पीटीजीज बनाई गई थी 1973 में, तो उसी का नाम बदलकर 2006 में पीबीटीजीज कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनिशिएट किया गया था कि जो मोस्ट वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको एक तरीके की सेपरेट कैटेगरी जिसमें पीबीटीजीज के रूप में रखा जाए। उस समय जो 52 ग्रुप्स थे इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे। 1993 के अंतर्गत 23 ग्रुप्स और इसके अंतर्गत शामिल कर लिए गए। और अब अगर हम बात करें, तो जो 75 पीबीटीजीज इसके अंतर्गत शामिल हैं, जो कि पूरे अगर हम बात करें इंडिया के अंतर्गत तो लगभग 705 शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उसमें से 75 को आइडेंटिफाई किया गया है पीबीटीजीज के रूप में।
इसके अगर जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, इनकी जो बेसिक जो इनकी विशेषताएं होती हैं, ये मोस्टली होमोजीनियस होते हैं यानी कि समान होते हैं, और जो एक स्मॉल पॉपुलेशन में ये रहते हैं। रिलेटिवली ये आपको फिजिकली जो आइसोलेटेड देखने को मिलेंगे, और जो उनमें रिटर्न लैंग्वेज का भी अभाव होता है, और रिलेटिवली ये सिंपल टेक्नोलॉजी और स्लोअर रेट ऑफ चेंज, जिस तरीके से हम तीव्र गति से अभी चेंज हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंतर्गत, तो इनमें जो चेंज की जो दर है वह काफ़ी धीमी होती है। इसके अलावा जो 75 जो लिस्टेड जो पीबीटीजीज हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा अगर कहीं जो पाई जाती हैं, तो वह सबसे ज़्यादा जो लिस्टेड हैं वह उड़ीसा के अंतर्गत हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया परैया कम्युनिटी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिसीज से संबंधित है जिसका नाम है लेप्रोसी। इसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो लेप्रोसी है इसको हैंसन डिसीज के रूप में भी जाना जाता है। ये एक क्रोनिक और प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो डिसीज है ये कारण बनती है बैक्टीरिया के द्वारा, जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसके जो यूजुअली ये 3 to 5 ईयर लगाती है इसके सिम्टम्स को एराइज करने में, और इसके अंतर्गत जो एक तरीके से जब इसका इनिशियल इन्फेक्शन होता है तो इसके जो सिम्टम्स जो दिखने लगते हैं वह 3 से 5 साल लग जाते हैं इसके सिम्टम्स दिखने में। तो इसके रिगार्डिंग करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो लेप्रोसी है इसको हैंसन डिसीज के रूप में भी जाना जाता है, और ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो कारण है एक बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसके जो सिम्टम्स हैं 3 से 5 साल लग जाते हैं इनिशियल इन्फेक्शन के बाद, तो इसलिए इसको क्योर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप बनाया है जिससे कि जो 0 केसेस ला सकें लेप्रोसी के 2030 तक हम इसको पूरी तरीके से समाप्त कर सकें। अगर हम बात करें लेप्रोसी की तो इसको हैंसन डिसीज के रूप में भी जाना जाता है, जो कि एक क्रोनिक और एक प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इसके लिए एक जो जिम्मेदार जो बैक्टीरिया है उसका नाम है बैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। साथ ही साथ ये जो अफेक्टेड जो एरियाज हैं जो कि बॉडी के अंतर्गत ये अफेक्ट करता है स्किन को, पेरिफेरल जो नर्व्स होती हैं उनको, साथ ही साथ जो अपर जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट्स होते हैं और इनकी लाइनिंग ऑफ द जो नोज पे जो लाइनिंग होती है उसको ये अफेक्ट करती है। इसके अलावा इनका जो ट्रांसमिशन होता है ये आपके जो एयरबोर्न जो ड्रॉपलेट्स हैं जैसे कि आप बोल रहे हैं तो उससे ये फैल सकती है। साथ ही साथ ये एक कांटेक्ट से भी किसी भी पर्सन के कांटेक्ट से ये फैल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की तो इसमें रेड पैचेस पड़ जाते हैं स्किन पर, जिसमें एक तरीके से जो लेशन बोलते हैं स्किन पर तो उस तरीके के चकते पड़ जाते हैं। साथ ही साथ आर्म्स पे, हैंड्स पर, लेग्स पर ये कई सारे चकते आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो अल्सर्स हो जाता है और जो सोल्स ऑफ फीट्स जो फीट पर इसमें सोल्स पड़ जाते हैं, और जो मसल्स की वीकनेस आने लगती है, और जो वेट लॉस इसमें एक्सेसिव उसमें वेट लॉस होने लगता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो इसके जो सिम्टम्स अपीयर होने में लगभग 3 से 5 साल लग जाते हैं, और यही कारण है कि इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है डॉक्टर के लिए कि वे डिटरमाइन कर पाएँ और उसके एक तरीके से ट्रीटमेंट उसको दे पाए। इसके अलावा ये जो टाइमली ट्रीटमेंट इसका जो अगर लेप्रोसी का तो एक तरीके से सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी आ जाती है अगर इसको टाइमली रूप से ट्रीट नहीं कर पाए तब, क्योंकि ये पूरी तरीके से जो परमानेंट जो नर्व डैमेज भी कर सकती है आर्म्स और लेग्स के अंतर्गत, जिससे कि उस व्यक्ति के अंतर्गत जो सेंसेशन होता है हाथ और पैर में बॉडी के अंतर्गत तो वह उसका सेंसेशन समाप्त हो सकता है। इसके अलावा जो लेप्रोसी की अगर हम बात करें तो ये क्यूरेबल डिसीज है विद द कॉम्बिनेशन ड्रग इसमें यूज किए जाते हैं और जिसको मल्टी ड्रग थेरेपी इसके अंतर्गत कहा जाता है। इसके अलावा इंडिया के अंतर्गत भी एक नेशनल लेप्रोसी एक इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है। ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया था 1983 में, और इसका उद्देश्य है कि अर्ली डायग्नोसिस किया जा सके, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं उसके अपीयर होने में लगभग 3 से 5 साल का समय लग जाता है, तो इसको अर्ली डायग्नोस किया जा सके, साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट किया जा सके लेप्रोसी का।
साथ ही साथ इसमें अवेयरनेस फैलाई जा सके इस डिसीज से संबंधित, और इसमें एक सोशल स्टिग्मा है समाज के अंतर्गत जिसको कोड के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके का जो स्टिग्मा है वह इसमें समाज के अंतर्गत उसमें अवेयरनेस फैलाकर इस स्टिग्मा को दूर किया जा सके। साथ ही साथ जो प्रोग्राम है ये एक तरीके से फ्री डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, साथ ही साथ इंक्लूड करता है इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी को, जो कि मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है इस डिसीज का। इसके अलावा जो नेशनल लेप्रोसी जो एरिडिकेशन प्रोग्राम है उसकी ये प्रोवाइड कराता है रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज को, जिसमें आपकी जो फिजियोथेरेपी, वोकेशनल ट्रेनिंग, साथ ही साथ पेशेंट्स को जो कि डेवलप हो जाती है इनके अंतर्गत डिसेबिलिटी, तो इस डिसीज के कारण तो उनको फिजियोथेरेपी भी इनके अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एक डिसीज लेप्रोसी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के बारे में, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो AMASR जो एक्ट है इसके अंतर्गत ये रेगुलेट करता है प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का और आर्कियोलॉजिकल साइट्स का। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो एक्ट है डिफाइन करता है प्रोहिबिटेड एरिया, ऐसे एरिया जो कि 200 मीटर अराउंड जो प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके आसपास का 200 मीटर का एरिया। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत इस एक्ट के अंतर्गत फंक्शन करता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो AMASR जो एक्ट है ये रेगुलेट करता है प्रिजर्वेशन और एंशिएंट जो हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं या आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो एक्ट है ये एक तरीके से डिफाइन करता है प्रोहिबिटेड एरिया, जो कि मॉन्यूमेंट जो है उसके आसपास का 100 मीटर का एरिया होता है, ना कि 200 मीटर का एरिया। तो जो इसके मॉन्यूमेंट्स हैं उसके आसपास का जो प्रोहिबिटेड एरिया होता है वह मॉन्यूमेंट्स के 100 मीटर तक होता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है फंक्शन करता है इस एक्ट के अंतर्गत, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B 1 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो गवर्नमेंट ने एक तरीके से री इंट्रोड्यूस किया है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट बिल को, जो कि सेकेंड हाफ ऑफ बजट सेशन के अंतर्गत इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर हम बात करें ये जो अमेंडमेंट बिल इसके अंतर्गत लाया गया है जो AMASR जो एक्ट है 1958 का, तो इसमें संशोधन करने के लिए ये बिल इसमें पेश किया गया था। और ये जो बिल पेश किया था वह 2017 में किया गया था लोकसभा में, जहां से ये पास हो गया था। फिर इसके बाद इसको एक सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया था राज्यसभा के अंतर्गत, और उसने 2018 में अपनी रिपोर्ट इसके अंतर्गत सबमिट कर दी है। अगर हम बात करें इस एक्ट के बारे में, जो 1958 का जो एक्ट है ये एक्ट रेगुलेट करता है जो भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनके प्रिजर्वेशन और उनके क्यूरेशन को, उनके संरक्षण को। साथ ही साथ ये प्रोवाइड कराता है रेगुलेशन और आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशंस होते हैं, जो भी उत्खनन होते हैं, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करता है उनके स्कल्पचर्स को, कार्विंग्स को, साथ ही साथ अदर सर्च ऑब्जेक्ट्स उस साइट से निकल रहे हैं तो उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है फंक्शन करता है इस एक्ट के अंतर्गत। अगर हम बात करें इसके जो प्रोविजंस किए गए हैं जिसमें जो अमेंडमेंट करने के लिए, तो अगर हम उसकी बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन है जो प्रोहिबिटेड एरिया जो इसमें डिफाइन किया गया है, जैसे कि AMASR एक्ट के अंतर्गत जो प्रोहिबिटेड एरिया है वह 100 मीटर, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके आसपास के 100 मीटर को प्रोहिबिटेड एरिया घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस बिल के अंतर्गत किया जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन होगा प्रोहिबिटेड एरिया में किया जा सकता है, और ये कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया जा सकता है, बाय द गवर्नमेंट, जिसके अंतर्गत ये कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है विद इन द जो प्रोहिबिटेड एरिया है अराउंड द जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के, तो उसके अंतर्गत इन कंस्ट्रक्शन को वह कर सकती है। इसके अलावा ये जो एक्ट है जो डिफाइन करता है, जैसे कि हमने बात की, जो एरिया है मॉन्यूमेंट्स के आसपास का 100 मीटर उसको प्रोहिबिटेड एरिया कहा जाता है। इसके अलावा इस अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत डेफिनेशन ऑफ पब्लिक वर्क को भी चेंज किया गया है।
इस बिल के अंतर्गत ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो डेफिनेशन है पब्लिक वर्क की, जिसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है कि कंस्ट्रक्शन, ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जो किया जा रहा है, जो कि फाइनेंस किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द पब्लिक पर्पस, तो उसको पब्लिक वर्क माना जाएगा। और वह जो पब्लिक वर्क होगा वह इस प्रोहिबिटेड एरिया में कंस्ट्रक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये इसमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन इसके अंतर्गत अराइज होता है पब्लिक वर्क से संबंधित, फॉर कंस्ट्रक्शन से संबंधित, तो उसको एक तरीके से रेफर किया जा सकेगा नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के पास। इसके अलावा इसमें जो इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, जो प्रपोज जो पब्लिक वर्क का, इसने बिल में एम्पावर करता है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी को, जो कि कंसीडर करेगा इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ द जो प्रपोज्ड किया जा रहा है पब्लिक वर्क, उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उस एरिया में जो प्रोहिबिटेड एरिया में जो डिफाइन किया गया है, तो उसका इम्पैक्ट को असेसमेंट करेगा नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा। जिसके अंतर्गत ये इसमें जो असेसमेंट किया जाएगा वह आर्कोलॉजिकल इम्पैक्ट का भी किया जाएगा, साथ ही साथ इसके विजुअल इम्पैक्ट का, साथ ही साथ हेरिटेज इम्पैक्ट का भी इसमें असेसमेंट किया जाएगा। और ये किसके द्वारा किया जाएगा? नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो इस तरीके के जो प्रावधान है ये इस अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत प्रपोज किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया AMASR एक्ट 1958 से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समन बर्ड सेंचुरी से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो समन बर्ड सेंचुरी है एक सीजनल ऑक्सबो लेक है इन द गंगा फ्लड प्लेन पर। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक 467 जो इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज हैं कंट्री के अंतर्गत, उसमें से ये एक है और जो कि डेजिग्नेट किए जाते हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको डेजिग्नेटेड किया गया है रामसर वेटलैंड्स के रूप में 2019 में। तो उसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो समान बर्ड जो सेंचुरी है एक तरीके का सीजनल ऑक्सबो लेक है ऑन द गंगा फ्लड प्लेन पर, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये जो पूरे देश के अंतर्गत 467 जो इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी जो एरिया हैं उसमें से ये एक है जो कि डेजिग्नेट किए जाते हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको डेजिग्नेट किया गया है रामसर वेटलैंड के रूप में 2019 में, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। रिसेंटली इसके अंतर्गत जो डिक्लाइन हुए हैं नंबर ऑफ जो माइग्रेटिव बर्ड्स स्पीसीज जो यहाँ पर आती हैं फ्रॉम द नॉर्थ एशिया से, साथ ही साथ सेंट्रल एशिया से समान बर्ड सेंचुरी के अंतर्गत, तो उनकी संख्या इसके अंतर्गत गिरी है। अगर हम बात करें समान बर्ड सेंचुरी की, तो जो समान बर्ड सेंचुरी है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के, जो कि एक सीजनल ऑक्सबो लेक है इन द गंगा फ्लड प्लेन के अंतर्गत। ऑक्सबो लेक वे होती हैं जैसे कि कोई रिवर है उसमें म्यांडरिंग करती है, तो जो म्यांडरिंग के दौरान एक जो म्यांडर है वह इससे अलग हो जाता है, एक वह आइसोलेटेड वाटर बॉडी बना लेती है, तो उसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। इसके अलावा 2019 में इसको रामसर वेटलैंड्स के रूप में इसको डेजिग्नेट किया गया था। और जो रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि प्रोवाइड कराती है एक फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड उसका एक वाइज यूज किया जा सके उस वेटलैंड्स का और उससे पे आधारित रिसोर्सेज का। इसके अलावा जो कन्वेंशंस हैं ये अडॉप्ट किया गया था ईरानियन सिटीज़ के अंतर्गत, तो इस रामसर में तो 1917 में और ये फोर्स में आया था 1975 में। इसके अलावा ये जो 467 जो इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज हैं कंट्रीज़ के अंतर्गत जो कि डेजिग्नेट किए जाते हैं इंटरनेशनल जो एक बर्ड लाइफ जो इंटरनेशनल है उसके द्वारा, तो ये उनमें से एक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो एक हैविली ये रिलायंट है जो अराइवल ऑफ द साउथ वेस्टर्न जो मानसून्स के दौरान जो जुलाई एंड अगस्त के दौरान ये जो प्रोवाइड कराती है मास्ट मेजॉरिटी ऑफ द एनुअल रेनफॉल को। इसके अलावा ये जो सेंचुरी है रेगुलरली प्रोवाइड कराती है रिफ्यूज फॉर द अब लगभग इसमें 50,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड्स को। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट विंटरिंग साइट्स है जो मैनी जो माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं इंक्लूडिंग द जो ग्रे लेक गूस है यानी कि जिसको आंसर भी कहा जाता है, ये ओवर 1% ऑफ द जो साउथ एशियन पॉपुलेशन का है वह प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर ड्यूरिंग द विंटर। साथ ही साथ ये जो वल्नरेबल स्पीसीज हैं जिसके अंतर्गत सारस क्रेन और ग्रेटर स्पॉटेड जो ईगल्स हैं वह इसके अंतर्गत इस वेटलैंड के अंतर्गत देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें जो वेटलैंड्स है रामसर साइट्स के अंतर्गत जो सिटीज़ इन ईरान जो 1975 में इसको पास किया गया था एक इंटरनेशनल ट्रीटी के रूप में, और ये जो अस्तित्व में आई है 1975 से ये वर्किंग में आई। इसके अलावा ये जो उसका सस्टेनेबल यूज वेटलैंड्स का, साथ ही साथ उसके रिसोर्सेज का और उसका वाइज यूज के लिए ये प्रेरित करती है। इसके अलावा इसमें 2300 वेटलैंड्स हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, जिसमें रामसर लिस्ट के अंतर्गत वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है प्रोटेक्टेड एरिया का। अगर हम बात करें, करेंटली इसमें 2300 रामसर साइट्स हैं वर्ल्ड में, जो कि कवर करती हैं 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को। और इसमें अगर हम बात करें एरिया वाइज, जो सबसे ज़्यादा है वह मैक्सिको के अंतर्गत है, और जो फर्स्ट साइट इसके अंतर्गत जो की गई थी डेजिग्नेट वह थी कोबोर्ड पेनिसुला इन ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत इन 1974 में। इसके अलावा ये जो कंट्रीज हैं, मोस्ट साइट्स इसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा किसी के अंतर्गत वेटलैंड्स हैं तो उस कंट्री में है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में 175 यहाँ पर वेटलैंड्स स्थित हैं। इसके अलावा जो मैक्सिको के अंतर्गत 142 रामसर साइट्स इसके अंतर्गत डेजिग्नेट की गई हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें बोलिविया की, तो जो लार्जेस्ट एरिया है 1,48,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया रामसर प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है। तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट आपको कहाँ देखने को मिलेगी? यूनाइटेड किंगडम, और सेकंड पर आपको मैक्सिको में देखने को मिलेगी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अब 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये 3 पिलर हैं इस कन्वेंशंस के, जो कि कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज को इसमें कमिट करने होते हैं कि वे वर्क इसके अंतर्गत बाइज यूज करेंगे वेटलैंड्स का, साथ ही साथ इनको डेजिग्नेट करेंगे सुटेबल वेटलैंड्स को इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में, यानी कि रामसर लिस्ट के अंतर्गत। साथ ही साथ इंश्योर करेंगे इनके इफेक्टिव मैनेजमेंट को, कॉपरेट करेंगे एक तरीके की इंटरनेशनली ऑन ट्रांसबाउंडरी जो वेटलैंड्स हैं उनके लिए, और जो शेयर्ड वेटलैंड्स होते हैं किसी भी दो कंट्री के बीच में, तो उसके बीच में उससे संबंधित कुछ स्पीसीज हैं या उसके जो रिसोर्सेज हैं तो उसके लिए एक तरीके से कॉपरेट करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड भी है, जो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत एक तरीके का रजिस्टर है वेटलैंड साइट्स का, जो कि एक लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है, उसके अंतर्गत जो इकोलॉजिकल जो कैरेक्टर हैं वह बहुत तीव्र गति से उसमें चेंज हो रहे हैं, और उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या पॉल्यूशंस के कारण उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो उनको एक अलग से मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत इसमें शामिल कर लिया जाता था। तो ये मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड और कुछ नहीं बल्कि रामसर साइट के अंतर्गत ही जिनको और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या जिनके अंतर्गत बहुत तीव्र गति से चेंज हो रहे हैं, तो उनको अलग से मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें जो रामसर कन्वेंशंस हैं ये 6 अदर ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत ये काम करती है, जिनको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर कहा जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो कि रेड लिस्ट जारी करती है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वेटलैंड इंटरनेशनल है, WWF इंटरनेशनल है, साथ ही साथ एक वाइल्ड फॉल एंड आपकी वेटलैंड ट्रस्ट यानी कि WWT के साथ भी ये कोऑर्डिनेशन करती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया समान बर्ड सेंचुरी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपसे ये पूछा गया है कि किस स्टेट के द्वारा अभी कंट्री का फर्स्ट मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क जो कि बैलेंस ग्रोथ के लिए फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ओशन रिसोर्सेज, साथ ही साथ ग्रोथ को साथ में लेकर चलने के लिए एक मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क फर्स्ट इसमें अभी रिलीज किया गया है। तो उसके रिगार्डिंग आपको जो 4 स्टेट दिए गए हैं, स्टेट या यूटी कोई भी हो सकता है इसमें। तो फर्स्ट है तमिलनाडु, केरला, अंडमान एंड निकोबार एंड पुडुचेरी। तो इसके रिगार्डिंग आपको इसका आंसर बताना है। तो इसमें जो फर्स्ट कंट्री के अंतर्गत जो मराइन स्पेशल जो प्लानिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत फॉर बैलेंस ग्रोथ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ओशन रिसोर्सेज के साथ मिलकर इसमें एक तरीके से फ्रेमवर्क इसने जो रिलीज किया है तो वह किया गया है पुडुचेरी के द्वारा। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो पुडुचेरी है उसने लॉन्च किया है कंट्री का फर्स्ट मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क को फॉर द बैलेंस ग्रोथ अलोंगसाइड विद द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ओशन रिसोर्सेज के साथ में मिलकर। अगर हम बात करें, ये पार्ट है जो कि अंडर द इंडो नर्वेन जो आपकी इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव है, तो उसके ही पार्ट के रूप में ये एक फ्रेमवर्क पास किया गया है।
इसके अलावा 2019 में जो मरीन स्पेशल जो प्लानिंग के अंतर्गत पुदुचेरी एंड लक्षद्वीप को इसमें कोस्ट लाइन के रूप में इसको चूज किया गया था फॉर द पायलट बेसिस पे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मरीन स्पेशल जो प्लानिंग फ्रेमवर्क है उसके बारे में, तो ये प्रोवाइड कराता है गाइडलाइंस, साथ ही बेस ये प्रोवाइड कराता है कि किस तरीके से हम इफेक्टिवली प्लान कर सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को फॉर सस्टेनेबल मरीन यूटिलाइजेशन एंड अचीव कर सकते हैं इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स को। द इंटर गवर्नमेंटल जो ओशिनोग्राफिक जो कमीशंस है यूनेस्को का, तो ये प्रोवाइड कराता है गाइडलाइंस फॉर द इकोसिस्टम बेस्ड एमएसपी फॉर द कंट्रीज। अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस की, तो जो मरीन जो स्पेशल प्लानिंग है उसके अंतर्गत ये सर्व करता है वाइटल गवर्नेंस टूल को, साथ ही साथ ये एक इंश्योर करता है कि इमरजेंस किया जाए ब्लू इकोनॉमी का, जो कि एक तरीके से कैरेक्टराइज्ड बाय द जो सस्टेनेबल और इक्विटेबल जो ओशियन रिसोर्स हैं उसका मैनेजमेंट किया जा सके। इंस्टेड ऑफ एनवायरमेंटल जो अनसस्टेनेबल रूप से हम जैसे ब्राउन इकोनॉमी का जो यूज कर रहे हैं उसकी जगह इसमें ब्लू इकोनॉमी अपनाते हुए जो मरीन जो रिसोर्सेज हैं उसका सस्टेनेबल यूज हम कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ओशिनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को, तो इसकी अगर हम बात करें तो जो इंटर गवर्नमेंटल जो ओशिनोग्राफिक जो कमीशन है यूनेस्को का, ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो कि रेस्पॉन्सिबल है कि जो सपोर्ट करती है ग्लोबल ओशियन साइंस एंड सर्विसेज को। इसके अंतर्गत अभी 150 मेंबर्स स्टेट इसके अंतर्गत शामिल हैं जो कि वर्क कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर फॉर द प्रोटेक्ट ऑफ हेल्थ और अवर शेयर्ड ओशंस की। साथ ही साथ इनके जो कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम चल रहे हैं इनके अंतर्गत जो ओशन ऑब्जर्वेशन से संबंधित या सुनामी वार्निंग हो या मरीन जो स्पेशल जो प्लानिंग होती है उसके लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में हुआ था और इसके इस्टेब्लिशमेंट से ही जो आईयूसी है ये प्रोवाइड कराता है, फोकस करता है ऑल अदर जो यूनाइटेड नेशन बॉडीज़ के साथ में मिलकर, साथ ही साथ उनके साथ में वर्क करता है, अंडरस्टैंड करता है, साथ ही साथ इम्प्रूव करता है उनके मैनेजमेंट ऑफ आवर ओशंस, कोस्ट और मरीन इकोसिस्टम को। इसके अलावा अगर हम आज की बात करें तो जो आईयूसी है एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है इसके मेंबर स्टेट को कि वे उनके एक साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी तैयार कर सकें, जिससे कि वे जो ग्लोबल गोल्स हैं यूएन एजेंडा 2030 के अंतर्गत, साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, पेरिस एग्रीमेंट जो कर रखा है हर एक कंट्री ने, साथ ही साथ जो सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करना है तो उसके लिए भी आईयूसी इसके अंतर्गत सहयोग करता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया मरीन स्पेशल प्लानिंग से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थॉवर्ड ग्लेशियर से संबंधित है जिसको डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो इसके रिगार्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है आर्कटिक, सेकेंड है अंटार्कटिका, थर्ड है ग्रीनलैंड या हिमालयन रीजन में। तो चलिए देख लेते हैं। ये अभी चर्चा में रहा थॉवर्ड ग्लेशियर्स, तो ये स्थित है अंटार्कटिका के अंतर्गत। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो थॉवर्ड जो ग्लेशियर्स है जिसको डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है, एज पर द अभी रिसेंट फाइंडिंग इसके साथ में आई है, जो कि थॉवर्ड जो ग्लेशियर्स है अंटार्कटिका का, उसके अंतर्गत जो वार्म ओशियन जो वाटर है इसके जो वीक पॉइंट्स हैं उसके अंतर्गत चला गया है, जिसके द्वारा ये लगातार पिघल रहा है। जो थॉवर्ड ग्लेशियर्स है ये कंट्रीब्यूट कर सकता है राइज इन द सी लेवल, और ये लगभग 1/2 मीटर सी का लेवल को राइज कर सकता है। साथ ही साथ अगर ये फर्दर जो डिस्टेबलाइज करेगा उसके नियर बाय ग्लेशियर्स को भी, जिसके कारण से ये लगभग 3 मीटर्स इसके अंतर्गत वाटर का सर्ज हो सकता है जो सी लेवल में। अगर हम बात करें थॉवर्ड ग्लेशियर्स की, तो जो थॉवर्ड ग्लेशियर्स है एक अनयूजुअली ब्रॉड एंड वास्ट अंटार्कटिक ग्लेशियर्स है जो कि फ्लो करता है पाइन आइलैंड बे के अंतर्गत, जो कि पार्ट है अमुंडसेन सी का। इसके अलावा करेंटली जो थॉवर्ड जो कंट्रीब्यूट करता है 4% ऑफ द जो एवरेज जो सी लेवल जो राइज हो रहा है, लगभग 1.5 इंचेस जो पर डिकेड में जो लगातार सी लेवल राइज हो रहा है, उसमें से ये जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वह 4% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा ये इसको डूम्सडे ग्लेशियर इसलिए कहा गया है, साथ ही साथ ये एक मोस्ट अनस्टेबल है, और रफली ये साइज अगर हम इसको अगर फ्लोरिडा से कंपेयर करें तो ये उसके समान है, और ये अगर कोलैप्स होगा तो ये एक तरीके से कैटास्ट्रॉफिक होगा पूरे सी लेवल राइज के लिए, जो कि जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वेस्ट अंटार्कटिका में है जो थॉवर्ड जो ग्लेशियर्स है,
थॉबेट्स जो ग्लेशियर्स है, और ये अमुंडेंस जो सी है जो कि कहाँ पर है, अंटार्कटिका के अंतर्गत स्थित है, तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो अमुंडसेन जो सी है वह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपसे पेयर लगवा सकता है, तो ये कहाँ पर है, आपका अंटार्कटिका में स्थित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया थॉबेट्स ग्लेशियर से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेंगोलिन से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो पेंगोलिन है ये एक स्केली आंट ईटर होता है, जो कि एक तरीके से इलोंगेटेड आर्मर्ड प्लेटेड जो इंसेक्टिवायरस जो मैमल्स के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो पेंगोलिन है उसकी 7 स्पीसीज वर्ल्ड के अंतर्गत पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत केवल भारत में केवल 2 स्पीसीज इसकी पाई जाती है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ऑल पेंगोलिन जो स्पीसीज हैं उनको लिस्ट किया गया है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल जो ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जिसको हम साइट्स के नाम से जानते हैं, तो उसकी अपेंडिक्स 2 के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो पेंगोलिन है ये एक स्केली आंट ईटर है, जो कि एक इलोंगेटेड आर्मर्ड प्लेटेड इंसेक्टिवायरस मैमल्स है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत 7 स्पीसीज पाई जाती है, उसमें से केवल 2 स्पीसीज भारत में पाई जाती है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। उसमें से चाइनीज पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो सारे जो पेंगोलिन्स हैं जो लिस्ट किए गए हैं साइट्स की अपेंडिक्स 2 के अंतर्गत, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये लिस्ट किए गए हैं अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए 1 एंड 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड पेंगोलिन डे को जो ऑब्जर्व किया जाता है फरवरी 18 को, तो ट्रैफिक के द्वारा जो कि एक तरीके की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स पर, तो उसने रिपोर्ट किया कि 1203 जो पेंगोलिन्स हैं वे फाउंड हुए इलीगली वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन इंडिया फ्रॉम द 2018 से 22 के बीच में। इसके अलावा अगर हम बात करें पेंगोलिन के बारे में, तो ये एक तरीके का स्केली और एक आंट ईटर होता है, और जो कि एक इलोंगेटेड यानी कि लंबा आर्मर्ड प्लेटेड इंसेक्टिवायरस मेमल्स यानी कि इंसेक्टिवायरस स्तनपायी होता है। इसके अलावा ये यूज करता है इसकी स्केल्स का एक आर्मर के रूप में, जो कि एक तरीके से अपने आप को डिफेंड करता है जो कि इसके प्रेडेटर होते हैं उनसे, और अपने आप को एक तरीके से गोले के रूप में ये जनरेट कर लेता है इन स्केल्स के बीच में, तो जिससे आपको लगता है, जिससे एक तरीके से डोरमेंट पोजीशन में ये पहुंच जाता है, और एक तरीके से ऐसा लगता है कि वहां पर कोई एक गेंद के समान ये पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये जो पेंगोलिन है ये एक लॉन्ग क्लॉज और ये एक तरीके से डिग ग्राउंड द जो टर्माइट्स होते हैं वह इसके एक स्टेपल फूड के रूप में इनको यूज करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पेंगोलिन की, तो 7 स्पीसीज इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती हैं, जिसमें से 2 भारत में पाई जाती हैं, जिसमें से एक इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन भारत में रहती है। इसके अलावा जो इंडियन पेंगोलिन है ये फाउंड होते हैं आपके थ्रू आउट द कंट्री साउथ ऑफ द हिमालय एक्सक्लूडिंग द जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन्स हैं। साथ ही साथ ये जो चाइनीज पेंगोलिन जो रेंजेस हैं थ्रू द आसाम एंड ईस्टर्न हिमालय में ये पाए जाते हैं, जबकि जो चाइनीज पेंगोलिन है ये डिस्टिंग्विश हैं जो अदर एशियन जो पेंगोलिन्स हैं उनके साथ में। साथ ही साथ ये एक तरीके से ऑलमोस्ट हेलमेंटेड अपीयरेंस देते हैं और जो स्मॉलर स्केल्स इसमें पाई जाती हैं इन कंपेयर टू द इंडियन पेंगोलिन। अगर हम बात करें इनके बारे में, तो इनके जो हैबिटेट हैं ये एक एडेप्टेबल हैं टू द वाइड रेंज ऑफ द हैबिटेट इंक्लूडिंग द जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उसके अंतर्गत, और जो लाइमस्टोन और जो बम्बू फॉरेस्ट होते हैं ग्रासलैंड्स और एग्रीकल्चर फील्ड्स में, तो ये वहाँ पर हैबिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर जो थ्रेड्स हैं एक तरीके के जो फाउंड लार्ज नंबर्स में, ये इनकी जो पॉपुलेशन है रैपिडली ये डिक्लाइन हो रही है क्योंकि इनके जो हैबिटेट लॉस होते जा रहे हैं। साथ ही साथ इनकी जो पोचिंग है इनकी स्किन, इनके स्केल्स और इनके मीट के लिए, तो ये लगातार बढ़ती जा रही है, और ये हाईली ट्रैफिकेड जो मैमल्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत, क्योंकि इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है मेडिसिनल पर्पस के लिए। और जो पेंगोलिन है स्मगल किए जाते हैं रोड रेल्स एंड ये भेज दिए जाते हैं चाइना के अंतर्गत।
इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी जो प्रोटेक्शन स्टेटस की, तो एज पर द आईयूसीएन स्टेटस की अगर हम बात करें तो जो पेंगोलिन है ये रेड लिस्ट के अंतर्गत ये आते हैं, जिसमें जो इंडियन पेंगोलिन है उसको इंडेंजर्ड स्टेटस दिया गया है और जो चाइनीज पेंगोलिन है ये लिस्टेड हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में। इसके अलावा जो साइट्स की जो लिस्ट है उसके अपेंडिक्स 1 में इनको शामिल किया गया है, और जो इंडियन पेंगोलिन है जिसमें इंडिया और जो चाइनीज जो पेंगोलिन है उनको स्केड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इनकी जो हंटिंग है, ट्रेड है और जो अनदर फॉर्म ऑफ जो यूटिलाइजेशन है इस स्पीसीज का, इसके बॉडी पार्ट्स का, इसके डेरिवेटिव्स, ये पूरी तरीके से बैन है इंडिया के अंतर्गत। साथ ही साथ इंडिया के अंतर्गत जो हंटिंग है, पोचिंग है, उसके लिए उनको 7 साल की सजा दी जा सकती है, और मैक्सिमम प्रोटेक्शन इसके अंतर्गत वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972 का, उसके अंतर्गत मैक्सिमम प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड कराया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रैफिक की, तो जो ट्रैफिक है एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और वर्क करती है ऑन द वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ इसका जो जॉइंट प्रोग्राम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, साथ ही साथ आईयूसीएन का मिलकर ये एक तरीके का जॉइंट प्रोग्राम है ट्रैफिक। इसका जो उद्देश्य है कि इंश्योर करता है ट्रेड विद द वाइल्ड प्लांट्स, एनिमल, और साथ ही साथ जिसको एक थ्रेट है कंजर्वेशन ऑफ नेचर पर। तो इसके लिए ये ध्यान रखिएगा जो ट्रैफिक है ये प्रोग्राम है, जॉइंट प्रोग्राम है WWF साथ ही साथ आईयूसीएन का। इसके अलावा ये जो इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था फॉर डेवलप इनटू अ ग्लोबल नेटवर्क के रूप में, और एक रिसर्च ड्रिवन, एक्शन ओरिएंटेड और जो कमिटेड है कि ये एक इनोवेटिव और प्रैक्टिकल कंजर्वेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ इसके जो हेडक्वार्टर है वह कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, और जो इलीगल वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड होती है वन ऑफ द मेन रीजन है कि जो मैनी स्पीसीज हैं इंडेंजर्ड स्थिति में पहुंचती जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके द्वारा कुछ अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कैंपेन है डोंट बाय ट्रबल। इस एक ट्रैफिक के द्वारा ही ये कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कंज्यूमर जो अवेयरनेस इसके अंतर्गत कैंपेन की जाती है। और ये जो कैंपेन है ये आपके जो लगभग आपके 2008 से एट द एयरपोर्ट, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट या होटल से उसके अंतर्गत इनको एक तरीके से अवेयर किया जाता है। इसके अलावा जो ट्रैफिक का जो लेटेस्ट कैंपेन है वांटेड अलाइव सीरीज ऑन द 4 एशियन बिग कैट्स के लिए भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत टाइगर, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, साथ ही साथ क्लाउडेड लियोपार्ड इसके अंतर्गत शामिल है। और ये इनकरेज करता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन टू द फाइट वाइल्ड लाइफ क्राइम्स के लिए। जो ट्रैफिक है ये की रोल भी प्ले करता है टू जो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं फ्रॉम द साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क के अंतर्गत, तो उनके साथ भी ये सहयोग करता है। अगर हम बात करें साबिन की, तो जो साबिन है एक फॉर्मली जो इस्टेब्लिश एक इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग जो कि होस्ट करता है इन द पारो, जो कि एक टाउन है भूटान का, जिसके अंतर्गत एक रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के द्वारा इसको 2011 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य है कि एक जो इनिशिएटिव है कंट्रीज के उनको कोलैबोरेट किया जा सके, उसके साथ में कोऑपरेट किया जा सके टू फाइट वाइल्ड लाइफ क्राइम्स इन दैट रीजन। तो ये ध्यान रखिएगा जो डोंट बाय जो ट्रबल जो कैंपेन है ये ट्रैफिक के द्वारा, साथ ही साथ वांटेड अलाइव सीरीज ये किसके लिए है, एशियन बिग कैट्स, टाइगर, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड और क्लाउडेड लियोपार्ड के लिए। साथ ही साथ साबिन के साथ भी ये एक तरीके से सहयोग करता है। और साबिन क्या है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2011 में साउथ एशियन कंट्रीज के द्वारा पारो आ टाउन इन भूटान के अंतर्गत। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पेंगोलिन से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री, यानी कि री-एम 2023 से संबंधित। तो इसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल समिट है ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री, जो कि हेल्ड किया गया हेग, नीदरलैंड के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है को होस्ट की गई साउथ कोरिया के साथ मिलकर। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंडिया ने इसको पार्टिसिपेट नहीं किया इस समिट को,
तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री यानी कि री-एम 2023 है, ये फर्स्ट इंटरनेशनल समिट था फॉर द रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री, और ये हेग नीदरलैंड के अंतर्गत आयोजित किया गया था। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसको को होस्ट किया गया था साउथ कोरिया के द्वारा, तो ये भी करेक्ट है। साथ ही साथ इंडिया ने इसको पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में और डिटेल में। जो रिसेंटली वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल जो समिट था रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री 2023, ये हेल्ड किया गया आपके हेग नीदरलैंड के अंतर्गत। इसके अलावा इसकी जो थीम थी कि जो मिथ बस्टिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रेकिंग डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा रेस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट ऑफ द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गवर्नेंस फ्रेमवर्क इसकी थीम्स रखी गई थी। इसके अलावा इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एक जो टॉपिक है कि रेस्पॉन्सिबल यूज किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन द मिलिट्री डोमेन, तो ये एक हायर जो पॉलिटिकल एजेंडा के अंतर्गत इसको लाना, ये एक इसका ऑब्जेक्टिव था। साथ ही साथ मोबिलाइज करना, एक्टिवेटिंग जो वाइड ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंतर्गत शामिल कर सकें, जिससे कि आगे की जो नेक्स्ट स्टेप है या आगे की जो कॉन्क्रीट जो नेक्स्ट स्टेप है उसको ली जा सके। इसके अलावा ये फोस्टर करता है इंक्रीजिंग द नॉलेज ऑफ जो शेयरिंग जो एक्सपीरियंसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और सॉल्यूशंस को इसके अंतर्गत। इसके अलावा जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस कॉन्फ्रेंस के को होस्ट किया साउथ कोरिया के द्वारा, और होस्ट किया गया है इसको 80 गवर्नमेंट डेलीगेशंस के द्वारा, जिसके अंतर्गत इसमें जो यूएस, चाइना के डेलीगेशन भी इसके अंतर्गत शामिल थे। साथ ही साथ हंड्रेड्स रिसर्चर्स और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स इसके अंतर्गत शामिल थे, लेकिन भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें री-एम 2023 के बारे में, तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट को, कॉरपोरेशंस को, एकेडमिया और जो आपके स्टार्टअप्स हैं या सिविल सोसाइटीज़ हैं उनसे संबंधित अवेयरनेस रेज करने के लिए, उससे संबंधित इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए और पॉसिबली एग्री ऑन द कॉमन प्रिंसिपल ऑफ डिप्लॉइंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द आर्म कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत, तो ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म ये तैयार कर रहा है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया री-एम 2023 के बारे में। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।